हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है हमारी, उस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर थर्ड जो अपना चल रहा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और उस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हमने स्टडी की थी प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्लेसेंटेशन कहलाती है। और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो माइक्रोलेसिथल एग हैं, उन माइक्रोलेसिथल एग वाले एनिमल्स में क्या होता है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, उस भ्रूण के निर्माण के लिए पोषण तथा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए एक ऐसी संहति या एक ऐसी संरचना का निर्माण किया जाता है जो कि दोनों के मध्य एक कड़ी का रोल प्ले करती है। और यही कड़ी क्या करती है, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण और आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों का आदान प्रदान करवाती है। इसमें हमने ये भी स्टडी की थी कि जो प्लेसेंटा है उसमें यूटेराइन जो कैविटी है या यूटेराइन जो वाल है, यूटेराइन वाल जो है वो डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाती है। और जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू है वो ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन करके कोरियोनिक विलाई का निर्माण करते हैं। और यही कोरियोनिक विलाई जो है वो क्या करती हैं कि आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों को, मतलब चाहे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज हो या फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट हो, उन सब में आदान प्रदान करने में ये रोल प्ले करती है। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण। और वर्गीकरण की बात जहाँ तक आती है, इसका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें इसका जो आधार है वो ये होता है कि जैसे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, इसकी जो साइज है वो लगभग 6 से 9 इंच तक हो जाती है प्लेसेंटा का जब डेवलपमेंट होता है। और ये डिपेंड करता है कि ये किस एनिमल के अंदर या किस प्रकार के जंतु के अंदर ये पाया जाता है। हम ये कहेंगे कि जो फर्दर चेंजेस होते हैं इसके अंदर, जो विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, उन्हीं परिवर्तनों में ये शामिल हैं। ठीक है, इसका आकार बढ़ जाता है, मतलब हम ये कहेंगे कि प्लेसेंटा की साइज के साथ साथ इसकी शेप में भी परिवर्तन हो जाता है। और साथ में हम ये कहेंगे कि इसका जो वजन है वो लगभग 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। और ये भी डिपेंड करता है जंतु पर, एनिमल पर, या हम कहेंगे ये स्पीसीज स्पेसिफिक है। आप इसमें स्पीसीज स्पेसिफिक कह दीजिए, अपने आप आ जाएंगी सारी चीज़ें। और हम ये कहेंगे कि जब डिलीवरी का समय होता है उस वक्त क्या होता है, इस प्लेसेंटा को भ्रूण के निर्माण के बाद में, भ्रूण की डिलीवरी के बाद में इसको क्या किया जाता है, रिमूव करवा दिया जाता है, शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्लेसेंटा है जिसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, इसका जो वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण का जो आधार है वो है एक तो इसका ओरिजिन, कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, बात आगे हम चलेंगे इसमें कि भी उत्पत्ति के बाद में ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब घनिष्ठता कैसी है, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन कि भ्रूण का रोपण कैसा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी। ठीक है, इंटीमेसी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए भ्रूण का जो रोपण है, एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो इनर सेल मास का जो रोपण है
वो रोपण इस यूटेराइन कैविटी के साथ में या इस प्लेसेंटा के साथ में किस स्तर तक है, ठीक है, और कितनी घनिष्ठता है दोनों के मध्य। घनिष्ठता से मतलब कि रोपण जो है इनका किस बेसिस पर है। एक तो भी मान लीजिए यहाँ पर हो रहा है या फिर किसी कैविटी के अंदर बंद है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिलीवरी के समय ज़्यादा मात्रक उत्तकों को नुकसान होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है, रोपण के आधार पर किस प्रकार का होता है, घनिष्ठता इनकी कैसी होती है, उत्पत्ति कैसी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, ठीक है, औत्तिकी के आधार पर कितना प्रकार का होता है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि प्लेसेंटा एक ऐसी संरचना है जो कि एम्ब्रियोनिक और मैटरनल जो टिश्यू हैं या उत्तक हैं, उन दोनों को आपस में या उनके दोनों के ब्लड को, एम्ब्रियोनिक ब्लड और मैटरनल ब्लड, कभी भी यहाँ पर क्या होता, मिक्स नहीं होता है। और उसके मिक्स नहीं होने के कारण क्या होता है कि ये जो संरचना है ये आपस में इस तरीके के परिवर्तन कर लेती है, इस तरीके के बैरियर्स डेवलप कर लेती है, अवरोध उत्पन्न कर लेती है, जिससे कि इन दोनों का संपर्क आपस में नहीं बने और यहाँ पर जो आदान प्रदान होता है आवश्यक अनावश्यक पदार्थों का, वो कंप्लीट रूप से एक हम ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन मेथड पर आधारित है, विसरण के नियम पर आधारित है, जिसमें कि आसानी से आदान प्रदान, ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य है वो करवा लिया जाता है। तो उसके बेसिस पर ये कितने प्रकार का होता है उसकी भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें उत्पत्ति के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है। प्लेसेंटा का जो ओरिजिन है, ओरिजिन के बेसिस पर ये कितने प्रकार का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये और एग्ज़ाम में लगभग टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिकतर ये पूछा जाता है कि प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटेशन के निर्माण के अलग अलग जो चरण हैं उनको आप समझाइए, या ये पूछ लिया जाए इसमें कि प्लेसेंटा को क्लासीफाई आप करें। और कई बार केवल इतना पूछ लिया जाता है कि हिस्टोलॉजी के बेसिस पर प्लेसेंटा कितने प्रकार का होता है, उसकी डिटेल में व्याख्या कीजिए, समझाइए उसको विभिन्न प्रकार के डायग्राम सहित। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है। तो इसके 3 प्रकार हैं, यॉर्क सैक प्लेसेंटा, एलेंटोइक प्लेसेंटा और कोरियोनिक प्लेसेंटा। ये पैरामील्स वगैरह में पाया जाता है। इसको आप यूथेरियंस या रेबिट के अंदर देख सकते हैं, और इनको आप जो है मनुष्य तथा जो कपी हैं उनके अंदर आप ये इस प्रकार का प्लेसेंटा देख सकते हैं। देखो ये तीनों प्रकार के जो प्लेसेंटा है वो एक चीज़ पर आधारित है। पहला नाम यहाँ पर आएगा यॉर्क सैक, दूसरा आएगा यहाँ पर एलेंटोइस, तीसरा आएगा यहाँ पर एमनियन कोरियन। एक और नाम की जिक्र अपन कर लेते हैं, डेसिडुआ। आप सभी प्रकार के, ये तीनों प्रकार के प्लेसेंटा को आप आसानी से समझ लेंगे जब आपको इन सब के बारे में पता होगा। देखो यॉर्क सैक का फंक्शन क्या होता है, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज प्रोवाइड करवाना, आवश्यक जो पदार्थ हैं उनकी पूर्ति करना। क्यों? क्योंकि यॉर्क यहाँ पर क्या है, पितक जो है वाइटल, जैसे हमने पहले पढ़ा था विटेलोजेनेसिस की प्रक्रिया जब हमने पढ़ी थी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की शुरुआत में, oogenesis का जो प्रोसेस हमने पढ़ा था वहाँ पर एक वर्ड आया था विटेलोजेनेसिस। तो ये वाइटल से मिलकर के बना है। और यॉर्क यहाँ पर क्या होता है, पितक यहाँ पर क्या है, एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है जो कि उस भ्रूण को विकासीय अवस्थाओं के दौरान पोषण प्रदान करवाता है। और ये है अलग अलग प्रकार की झिल्लियाँ,
ठीक है, जब हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पढ़ेंगे उस वक्त आपको इनकी डिटेल्ड स्टडी देखने को मिल जाएगी। तो एलेंटोइस जो होती है वो क्या करती है, यहाँ पर इस भ्रूणीय ऊतकों के द्वारा या भ्रूण की विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी है उनके फलस्वरूप बनने वाली जो एक्सक्रीटी जो वेस्ट है उसको इकट्ठा करने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, और एम्नियन जो होती है वो उस जंतु के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पर ये एक सुरक्षात्मक कवच का निर्माण करती है। और कोरियन जो है वो और डेसिडुआ ये दोनों संरचनाएं ऐसी हैं जो कि प्लेसेंटा या फिर उस जंतु को, अगर मान लीजिए इसका डेवलपमेंट किसी भी जंतु का एग के अंदर हो रहा है, ठीक है, वहीं पर इसका कंप्लीट रूप में डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये दोनों संरचनाएं क्या करेंगी, उस जंतु को प्रोटेक्शन भी देंगी और हम ये कहेंगे कि इसको आलंबन प्रदान किया जाता है, एक आधार प्रदान करवाया जाता है इनके द्वारा। और डेसिडुआ के बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं, पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें कि भी ये डेसिडुआ कैप्सुलेरिस और डेसिडुआ पेराइटेलिस और बेसिलिस के रूप में ये विभक्त हो जाता है। और इसी के द्वारा क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो जुड़ करके एक तरीके से क्या करती है, कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं यॉर्क सेक प्लेसेंटा का। तो यॉर्क सेक प्लेसेंटा का हम एक डायग्राम बना लेते हैं, उस डायग्राम के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये बाहर की तरफ एक्टोडर्म का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर एक्टोडर्म और मेसोडर्म और एंडोडर्मल तीनों लेयर मौजूद होंगी। मेसोडर्मल लेयर और एंडोडर्मल लेयर का भी फॉर्मेशन हम करवाते हैं, उससे पहले आप एक डेवलपिंग एम्ब्रियो का डायग्राम आप यहाँ से बना लें। सबसे पहले इसमें हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन करवाते हैं। और जैसे हमने बताया कि ये आपने भ्रूण का निर्माण करवाया यहाँ पर, तीनों प्रकार के जो प्लेसेंटा हैं, यॉर्क सेक, एलेंटोइक और कोरियोनिक प्रकार के जो प्लेसेंटा है, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके अधिकतर चीज़ें बने हुए डायग्राम से ही समझ में आ जाएगी।
ये ग्रीन से हमने मेसोडर्म को प्रदर्शित किया था और ये रेड से हम कर देते हैं एंडोडर्म को प्रदर्शित। देखो ये है डेवलपिंग एम्ब्रियो, विकसित होने वाला भ्रूण, और इस भ्रूण को जो चारों तरफ से कवर किए रखती है, एक चीज़ और छोटी सी हमें बनानी है, वो होती है एमनियन, क्योंकि एमनियोटिक कैविटी जो होती है वो उस भ्रूण को सुरक्षा देने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, और इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक कैविटी के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं विद, या फिर इसमें आप ये लिख सकते हैं एमनियोटिक कैविटी कंटेनिंग एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पर एक छोटी सी संरचना विकसित होती है जिसको हम यहाँ बना लेते हैं। बहुत ही छोटी संरचना, ये एलेंटोइस के रूप में है यहाँ पर, और एलेंटोइस का फंक्शन क्या है? एलेंटोइक कैविटी, या फिर केवल एलेंटोइस आप लिख सकते हैं इसको। और ये ऊपर की तरफ इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ऊपर की तरफ ये जो एमनियोटिक कैविटी है, इसके ऊपर की तरफ भी एक कैविटी आपको दिखाई दे रही थी, इसको कहा जाता है सीलोम। लेकिन ये किस प्रकार की सीलोम है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के नाम से जानी जा रही है, जो कि जिसका रोल नहीं होता है इसके हम ये कहेंगे कि ये भ्रूण के जो अलग अलग कैविटी हैं उनसे अलग होती है ये, ठीक है, जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के नाम से जानते हैं। और इसमें जो आप ये बड़ी आकृति की आप ये देख रहे हैं, जिसकी शेप जो है वो बड़ी है, और आप इसको पहचान जाएंगे इसके नाम के बेसिस पर, नाम के आधार पर। जिस प्रकार का ये प्लेसेंटा है उसके नाम के आधार पर ही ये कैविटी मौजूद होती है। इसको कहते हैं यॉर्क सैक, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरीके की वेंस मौजूद होती हैं या विलाई मौजूद होती हैं, जो क्या करती हैं, इस एमनियोटिक यॉर्क सैक कैविटी से न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज को एब्जॉर्ब करती रहती हैं, ठीक है। तो ये है विलाई जो क्या कर रही हैं, इनमें से न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज को एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो जैसे जैसे इस भ्रूण का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, ये जो यॉर्क सैक है ये क्या हो जाएगी, यहाँ से यॉर्क सैक जो होती है वो रिड्यूज होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है। और आप ये कहेंगे कि जब यॉर्क सैक रिड्यूज होगी तो जाहिर सी बात है भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण का डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, और एम्ब्रियो की साइज़ जो वो बढ़ेगी, एम्ब्रियो की साइज़ बढ़ेगी तो एमनियोटिक कैविटी का भी आकार क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यहाँ पर जो बनने वाले वेस्ट हैं
उनकी भी जो है तादाद बढ़ेगी, तो उनकी अमाउंट बढ़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पर लास्ट मोमेंट तक जब तक भ्रूण का डेवलपमेंट होता है तब तक एलेंटर केविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ये भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि यॉर्क सेक रिड्यूस होगी, एम्ब्रियो का विकास होगा और एलेंटर केविटी भी जो है वो आकार में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार का प्लेसेंटा आप कहाँ देख सकते हैं, यूथेरियंस में, जिसमें ज़्यादातर जो है रेबिट जो है उसके अंदर आप इस प्रकार के डेवलपमेंट को देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का भी डेवलपमेंट हम अभी पढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो एक काम करते हैं हम, इसका जो अगला है पार्ट जिसमें कि एलेंटोइक प्लेसेंटा है और कोरियोनिक टाइप का जो प्लेसेंटा है उसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।